वो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। बता दूं कि ITR फाइल करने का ये महीना चल रहा है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग अभी भी ITR फाइल नहीं किए होंगे। अक्सर आखिरी समय में फाइल करते हैं आप लोग, और फिर शिकायत ये रहती है कि वेबसाइट हैंग कर गया, लाइट चली गई, सरकार डेट क्यों नहीं एक्सटेंड कर रही है। ये खैर आदत पड़ गई है, और फिर आखिर वक्त में हड़बड़ करके आप फाइल करते हैं और कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। आज हम उन्हीं गलतियों पर आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं, लेकिन ये गलतियां कितनी आम है कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त लोग गलतियां करते हैं, कितनी आम है गलतियां करना, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, बाद में जो नोटिसेस आते हैं उससे पता लगता है कितनी गलती हुई, और मेरा अपना एक आकलन कहता है कि करीब करीब 75% जो प्रेम पत्र आते हैं, लव लेटर्स जो आते हैं, इनकम टैक्स नोटिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल दर्शक आज तक अब हमारी ये जो भाषा शैली है समझ गए होंगे, वो इन गलतियों के कारण आते हैं। तो ये गलतियाँ मैंने देखा है ज़्यादातर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जल्दबाजी में होती है। पर कुछ लोग जो अभी रिटर्न फाइल जिन्होंने कर दिया है, उन लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। जल्दी में तो होती हैं, पर नज़रअंदाज बहुत चीज़ों को करने से भी गलती हो जाती है। तो जल्दी का काम शैतान का तो है ही है, पर नज़रअंदाजी का काम भी शैतान का हो जाता है, इस वजह से भी गलती है। तो आज हम कोहली साहब के साथ यही समझें कि आखिर कौन कौन सी गलतियां काफ़ी ज़्यादा आम हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1 की। तो गलती नंबर 1 जो होता है वो आपको गलत ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना। दरअसल अलग अलग 7 इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं। आपकी आमदनी कैसी है, किस नेचर की आमदनी है, इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे। ये चुनना बेहद ज़रूरी होता है। कोहली साहब, ये सही ITR फॉर्म का चयन कैसे करें, गलत ITR फॉर्म का चयन आखिर लोग कर कैसे लेते हैं, क्योंकि कहाँ भूल चूक होती है? मुझे लगता है जानकारी कई दफ़े नहीं होती है, या किसी को कोई फॉर्म आसान लगता है उठा लेता है। ITR 1 होता है अगर आपकी सैलरी से इनकम है, 50 लाख से कम की इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी है, आप ITR 1 का इस्तेमाल करें। उसको सरल भी कहते हैं, छोटा फॉर्म है। अब लोग ज़्यादातर मैंने देखा छोटा फॉर्म उठा लेते हैं। उसके बाद आप ITR 2 पे जाएं। ITR 2 और अगर आपकी सैलरी की नहीं है, आपको कैपिटल गेन वगैरह हुआ है, तो आप ITR 2 उठाएंगे। बिजनेस इनकम अगर है, ITR 3 उठाएंगे। और ITR 4 अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में जा रहे हैं, फिर ITR 4 उठाएंगे। इसके बाद ITR 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनीज के लिए, 7 सोसाइटीज़ के लिए। तो इस प्रकार ये ITR फॉर्म दिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, इनकम का क्वांटम कितना है, मतलब 50 लाख से ऊपर है, 50 से नीचे है, और कहीं कैपिटल गेन वगैरह या बिजनेस इनकम तो नहीं है। अब मान लीजिए सैलरी भी है, बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, तो आपको फिर ITR 3 पर जाना पड़ेगा। तो इसे मैं समझना चाहूँ कि अगर गलत ITR फॉर्म का चयन कर लिया तो क्या होगा? क्या हमारा पूरा रिटर्न निरस्त हो जाएगा? जी हाँ, अगर मान लीजिए आप सैलरी पे हैं और आपने गलती से ITR 2 ले लिया है, तो आपकी फिर वो रिटर्न बेकार हो जाएगी, वो आपकी रिटर्न निरस्त, बिल्कुल आपने ठीक है, निरस्त हो जाएगी। क्योंकि कुछ फॉर्म्स में तो वो इनकम के सोर्सेस ही नहीं है। अच्छा, पेनल्टी लगने का भी डर रहता है? अरे पेनल्टी क्या, आपकी रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगी। पेनल्टी लगने की नौबत भी आ सकती है कि अगर आप उसको ज़बरदस्ती भरने की कोशिश कर रहे हैं या पूरी डिटेल नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि उसमें वो कॉलम्स ही नहीं है, तो पेनल्टी लगेगी, या बाद में नोटिस तो आएगा ही आएगा, पर आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे, ये भी चांसेस। तो बिल्कुल गलत ITR फॉर्म आपने चुन लिया तो आपका रिटर्न अवैध हो सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। अब आते हैं गलती नंबर 2। दूसरी कौन सी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं? वो होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आप गलत डालते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, नाम के अलावा, मैं ये तो नहीं उम्मीद करता कि नाम गलत डाल देते, पर नाम के अलावा आपका एड्रेस है, आपका पैन नंबर है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होती है वो आप गलत डाल देते हैं। तो उसको डालने से, मान लीजिए पैन नंबर गलत डाल दिया, और आपने पैन नंबर अगर गलत डाला तो वो रिफ्लेक्ट किसी और के अकाउंट में भी कर सकता है। तो बहुत ध्यान से एड्रेस गलत डाल देते हैं। हालांकि आजकल नोटिसेस लक्ष्मण ज़्यादातर ईमेल पर आते हैं, पर फिर भी आपका एड्रेस ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप किस वार्ड में हैं, आपका स्टेटस क्या है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है उसको सोच समझ के डालना चाहिए। और गलती मालूम कहाँ होती है? जहाँ पर आपने साल में मान लीजिए एड्रेस चेंज किया है या आपने कोई चीज़ बदली है, वहाँ तो पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ प्री फिल्ड आती है, तो आपको ये चेक करना है कि जो चीज़ प्री फिल्ड आ रही है वो एड्रेस आपका आज है कि आप बदल चुके हैं एड्रेस। आप एड्रेस तो बदलना आम बात है। तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से, मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल इत्मीनान से करनी चाहिए। बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक आप मत रुकिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के। ये तो 2 गलतियां रही, अब गलती नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी गलती क्या होती है आपको देखेंगे। तो तीसरी गलती का ये प्लेट यहाँ पर आया है, ये कि आधा अधूरा डिस्क्लोजर करते हैं। जी हाँ, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है, घोषणा करनी होती है, डिस्क्लोजर देना होता है। उसमें आप कई बार
भूल चूक हो जाती है आपसे, आधा अधूरा डिस्क्लोजर करते हैं। ये आधा अधूरा डिस्क्लोजर किन किन मुद्दे पे होता है? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में सेक्शंस हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन है। अब मान लीजिए आपने हाउस रेंट अलाउंस क्लेम किया है, तो उसमें आपको लैंडलॉर्ड का नाम भरना है, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भरना है। आप क्या करते हैं, खाली HRA भर के उसको छोड़ देते हैं, या आप कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख रहे हैं, उसकी आप डिटेल नहीं भरते हैं। तो अगर आप आधा अधूरा भरेंगे तो आपको नोटिस आने का चांस पूरा हो जाएगा। कुछ जगह तो मैं ये भी बता दूं, कुछ जगह तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं अगर वो नहीं बढ़ी, पर कुछ जगह अगर आपने आधी अधूरी छोड़ दी है, बाद में आपको उसका खामियाजा नोटिस का जवाबदेही में भुगतना। इसके अलावा जिस फर्म के आप हैं उसमें डायरेक्टरशिप की डिटेल भी आपको बिल्कुल, आप मान लीजिए डायरेक्टर किसी फर्म के हैं वो नहीं बता रहे, आप किसी HUF के मेंबर हैं आप वो नहीं बता रहे, आपकी कोई रेंटल इनकम है वो नहीं बता रहे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी नहीं बता रहे, और आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप क्लबिंग से हिट होते हैं, मान लीजिए आपकी पत्नी के या आपके माइनर की इनकम आपके में क्लब होने जा रही है, या कई बार आपको पता है ससुर की भी इनकम बहू में क्लब होती है, तो वो हो रही है, आपने वो नहीं दिखाई, तो उसकी वजह से वो अधूरा रह जाएगा और कल को इनकम मिसमैच की वजह से आपको नोटिस। तो ये दो चीज़ें बहुत टेक्निकल होती है। एक तो रेंटल इनकम होता है जो कई बार आप भूल जाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं। क्लबिंग के प्रावधानों पर कई बार हम लोग टैक्स रूल में चर्चा करते हैं। क्लबिंग इनकम नहीं दिखाने से डिस्क्लोजर कई बार आधा अधूरा माना बिल्कुल, क्योंकि वो इनकम आपकी इनकम में जुड़नी थी तो आपने दिखाई नहीं, बल्कि वो तो एक तरह से उसको टैक्स इवेजन की तरह से देखा जाता है। किसी और की इनकम आपने अपने में लेनी थी पर आपने नहीं ली। और रेंटल इनकम जो आपने जिक्र किया, क्योंकि ये पैसिव इनकम मानते हैं हम इसको, पैसिव मतलब एक्टिव, किराया आ रहा है अपने आप बैंक में, वो ध्यान ही नहीं रहता किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आप उसको भूल गए दिखाना। अब ये आपका इवेजन में मान लिया जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम मान लिया जाएगा, और इसमें पेनल्टी बहुत सख्त लग सकती है। इतनी सारी पेनल्टी लग सकती है, रेंटल इनकम नहीं दिखाया या फिर भूल गए तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चलिए फटाफट अगली गलती पे चलते हैं। तो गलती नंबर 4, ये देखिए, गलती नंबर 4 जो होता है वो TDS और आमदनी में अंतर हो जाना। इसमें आपके अंतर होने से भी काफ़ी दिक्कतें होती है। ये कैसे अंतर होता है कोहली साहब? बहुत ज़रूरी है। जो 26 AS जिसकी हम बात करते हैं, 26 आमना सामना मैंने नाम रखा है, आपके अपने टैक्स से आमना सामना होता है। TDS 26 AS में कुछ और दिखा रहा है। आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख है, TDS के हिसाब से 1,50,000 होनी चाहिए, क्योंकि TDS जब आप ग्रॉसअप करेंगे, मान लीजिए 1% कटा है, आप उसको ग्रॉसअप करें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई TDS ज़्यादा दिखा रहा है, मैं इनकम कम दिखा रहा हूं, या इसका उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ को मैच जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि गलती वहां 26 AS के एंड पे नहीं हो, गलती आपके एंड पे हो, आप कोई चीज मिस कर रहे हो, आपको इनकम भूल से चूक हो रही हो, तो आपको इसका आप ध्यान रखना। TDS और आमदनी में मैच होना चाहिए। गलती नंबर 5, गलती नंबर 5 जो है वो है आपको खास तौर से लेट फाइलिंग और नॉन वेरिफिकेशन। ये भी एक बहुत आम गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग पास लोगों के सवाल लेकर के आते हैं कोहली साहब। जी हाँ, बिल्कुल, 31 जुलाई डेट है, और मुझे हैरानी नहीं होगी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो बिजी थे या नहीं हो पाई, कोई भी वजह बड़ी, तो लेट फाइलिंग आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। मैं बता दूं कि बहुत सारे जो स्क्रूटनी में केसेस आते हैं वो लेट फाइलिंग वाले ज़्यादा होते हैं। नॉन वेरिफिकेशन क्या? और नॉन वेरिफिकेशन आपको पता होगा, आपको रिटर्न फाइल करने के बाद आपको बैंगलोर एक फॉर्म V होता था, पोस्ट करना होता था। आजकल तो आप उसको अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, वो करना ना भूलें, आधार OTP के जरिए आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी वो रिटर्न इनवैलिड ट्रीट कर ली जाए। चलिए, तो अगली गलती आप बताइए। तो 5 गलतियां, ऐसी कई सारी गलतियां, 11 गलतियां हम लोग निकाल रखी हैं। अगली गलती है बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना। ये बहुत अक्सर गलती होती है, जब रिफंड नहीं आता तब लोगों को ये पता चलता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपने बैंक की डिटेल, बैंक नंबर गलत दिया हुआ है, बैंक अकाउंट का बैंक का नाम गलत दिया हुआ है, तो आपका रिफंड लाजमी बात है। तो जितने भी रिफंड के केसेस जो सवाल आते हैं टैक्स गुरु में, आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट वहां पर गलत जानकारी दी हुई होती है। ये भी देखना होगा कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आप या बंद कर चुके होते हैं, आपको मालूम नहीं होता, कोई दूसरे बैंक में खुलवा लेते हैं, उसको आप अपडेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, जो एक्टिव अकाउंट हो उसका नंबर सही नंबर आप दें, ये सुनिश्चित कर लीजिए। गलती नंबर 7, गलती नंबर 7 है आपको कि विदेशों की संपत्ति का खुलासा नहीं करना। मान बैठते हैं संपत्ति तो विदेश में है, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों बताना। ऐसी गलती करते हैं भी लोग क्या? जी हाँ, शेड्यूल FSI, फॉरेन सोर्स इनकम, FSI, जी हाँ, ये शेड्यूल है बाकायदा रिटर्न में। अगर आपने वो नहीं भरा और आपने जिस विदेशी सोर्स से आपको इनकम आ रही है उसकी डिटेल आपने नहीं दी है, तो बहुत बड़ा इससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा शक ये हो जाता है कि भाई आपकी विदेशी इनकम है और आप छुपाने की कोशिश कर। भले आप कोशिश ना भी करो तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान कर ही चलेगा जो विदेश में संपत्ति आप क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन बताइएगा, ये मत सोचिए कि इंडिया में क्यों बताएं। चलिए अगली गलती पे चलते हैं। अगली गलती है वो आपको खास तौर से कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी करना। ये भी एक बहुत आम समस्या है लोगों के बीच में, जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं। गलती नंबर 8, कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी। जी हाँ, बिल्कुल, मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको चला आ रहा है, खासकर हमारे जो स्टॉक मार्केट्स के दर्शक हैं उनको लॉस चला आ रहा है, आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप उसको दिखाना ही भूल गए, आप मेंशन करना भूल गए, तो मैं ये बता दूं कि आपका सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लूज हो सकता है, वो आपके हाथ से चला जाएगा
और वो सीधा सीधा कैश नुकसान आपका हो सकता है अगर आप इसको मिस कर। लेकिन उस कैरी फॉरवर्ड तो कई साल तक हम रख सकते हैं। 8 साल तक आप चला सकते तो जरूरी है हर साल दिखाना? बिल्कुल, हर साल आपको उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि 8 साल में 8वें साल में दिखाई, ये नहीं है? नहीं, हर साल अगर आपको आप दिखाना जिस साल आपने मिस किया बस वो समझ लीजिए आपने उसको छोड़ दिया। तो बहुत बड़ा सीधा सीधा, और मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो आपका 10,000 या 15,000, 20,000 जो भी है वो नुकसान हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी से है या शेयर्स वगैरह। और फिर उसको दूसरे साल नहीं दिखा सकेंगे अगर आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड लूज हो जाएगा। चलिए, गलती नंबर 9। गलती नंबर 9 है आपका खास तौर से शेड्यूल AL को नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना AL क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल। अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको, आपके पास जो भी जमीन जायदाद 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको जमीन जायदाद जो भी आपके पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो शेड्यूल AL में दिखाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट मानी जाएगी और आपके ऊपर तथ्य छुपाने के भी आरोप लग सकते हैं। चलिए बात करते हैं गलती नंबर 10 की। गलती नंबर 10, डिडक्शन क्लेम करने में गड़बड़ी। डिडक्शन क्लेम करने की हर किसी को जरूरत रहती है, लेकिन उसमें आप गड़बड़ी कर बैठते हैं। कैसी गड़बड़ी होती है? जी हाँ, टैक्स बचाने के लिए डिडक्शन क्लेम होती है। मान लीजिए ATC में, ATD में, HRA में, ATG में, और कुछ तो मैंने देखा है जो लोग बिजनेस इनकम लाते हैं वो अपने जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उनको भी क्लेम करने में गड़बड़ी करते हैं। तो अमाउंट गलत लिख देंगे या वो डिस्प्रोपोर्शनल लिख देंगे, कई बार पर्सनल एक्सपेंसेस डाल देंगे। तो ये तो साहब सीधा सीधा आपकी टैक्स की देनदारी पे असर डालेगा और आपको या तो नुकसान हो जाएगा, और आपने फालतू क्लेम कर लिया तो आपको बाद में पेनल्टी लग जाएगी। ओह, तो ये डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत तो रहती है आपको भी, चूंकि टैक्स बचाना होता है, लेकिन उसमें कोई चीज़ छूट ना जाए ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। आखिरी गलती नंबर 11। गलती नंबर 11 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप शेयर बाजार के ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में अंतर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां से कैसे बचें? इसमें सबसे बड़ी गलती जो लक्ष्मण होती है, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली है, कि शेयर्स में आपको 1 साल तक होल्ड करें तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। प्रॉपर्टी में आप 2 साल तक होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। उसके अलावा अन्य किसी एसेट्स, गोल्ड है मान लीजिए, 3 साल होल्ड करें तो अब होता क्या है, ये पीरियड इतना कंफ्यूजिंग है कि लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर जाते हैं, और गड़बड़ करने की वजह से लॉन्ग टर्म पे रेट्स कुछ और हैं, शॉर्ट टर्म, उदाहरण के तौर पे प्रॉपर्टी पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका जो स्लैब रेट है 30% का उस पर लगता है, शेयर्स का आपका लॉन्ग टर्म गेन है तो आपके ऊपर 10% लगता है, शॉर्ट टर्म है तो फिर वो स्लैब 15% लगता है, तो आपका सारा रेट ही इससे गड़बड़ा जाता है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बहुत ही ध्यान से इसमें भरना चाहिए, सोच समझ के, और दिक्कत हो तो टैक्स गुरु में आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अंतर, इसको समझिए, सोच समझ के भरिए, वरना हो सकता है कि आपको टैक्स की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाए। इससे भी आप बच सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो। ये था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 11 गलतियां जो आमतौर पर लोग करते हैं। आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, अगर आपको शक है कि आपने ऐसी कोई गलती की है तो रिवाइज कर लीजिए। 31 जुलाई के बाद भी रिवाइज करने का वक्त दिया जाता है, तब भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इन गलतियों से जितना हो सके बचिए। और टैक्स गुरु में अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि फॉर्म 26 AS और AIS में आखिर क्या होता है कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।